डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। देखिए, आज के जो हालात जब मैं देख रहा हूं, जिस तरह के हालात वहां पे डेवलप हो रहे हैं, ईरान, अमेरिका, इजराइल, सबके पूरे मध्य पूर्व के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, चिंता का विषय तो है। और जो अमेरिका इजराइल ने किया है, भारत जैसा देश या मैं एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक हूं, उसका समर्थन तो कर नहीं सकता। लेकिन प्रश्न ये है कि ये तो हमने तो किया नहीं, ये तो अमेरिका ने किया और इजराइल ने किया। प्रश्न ये होता है कि उनका मकसद क्या है। मुझे ऐसा लगता है उनका मकसद ये है कि वहां पे जो इस समय जो पूरी रिजीम सत्ता में है, जो काफी हद तक जिसको कट्टरवादी माना जाता है, जो ये इस हद तक जाता है, कहता है कि इजराइल को अस्तित्व में रहने का हक ही नहीं है या यहूदियों को अस्तित्व में रहने का हक ही नहीं है, इस हद तक वो लोग जाते हैं। और इस तरह का उनका एक ग्लोबल विजन है। साथ में तमाम जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह है या हमास है, सबको पता है, हूतीज है, उनको वो समर्थन देते हैं। मुझे ऐसा लगता है अमेरिका इजराइल का जो मकसद है वो ये है कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो, वह नई किस्म की जो सरकार या लोग सत्ता में आए। और अभी तक जो देखा गया है उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका इजराइल ने मिल करके वहां की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। वहां का तमाम जो मिलिट्री का जो ढांचा है उसको बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। तो मुझे लगता है अभी ये चलेगा, 6, 7, 8 दिन चलेगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। इस दौरान जो है इनके पास इंटेल है, इंटेलिजेंस है, वो काफी हद तक जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर से जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खत्म करेंगे। और हो सकता है साथ में जो ऊर्जा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी खत्म करें, जिससे कि जनता के अंदर जो आक्रोश है वो और बढ़े, उसको आग लगे और बढ़े और वहां इम्प्लोजन हो, मतलब आंतरिक विस्फोट हो जाए जनता की तरफ से, लोग सड़क पे आ जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी ये कोशिश है। ये नहीं कि सत्ता परिवर्तन 6 महीने या 2 महीने या 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत वहां पे हो जाएगी, शायद ये वही चाहते हैं। और हमने जो ईरान का जो रिस्पॉन्स देखा है, अमेरिका इजराइल ने जो किया, ईरान का जो रिस्पॉन्स है उसमें बहुत ज्यादा दम मुझको नजर नहीं आती। उन्होंने कुछ जगह हमले करे हैं, लेकिन उनमें कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं है। और दूसरा, जिन्होंने हमला किया, अमेरिका, जिसके तमाम जो समुद्री जहाज हैं वो ईरान के पास जो समंदर है वहां पे हैं, या इजराइल जो पड़ोस में ही है, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है। ईरान अभी तक कोई किसी भी तरीके का इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। कोई भारी अटैक इजराइल पर नहीं कर पाए, कोशिश की है लेकिन वो न्यूट्रलाइज हो गया। और अमेरिका जो की तरफ जो वहां उनकी जो एसेट्स है, नेवल एसेट्स, समुद्री जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, वहां भी ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने आसपास के देशों को करा है, जैसे ओमान को कर दिया, यूनाइटेड एमिरेट्स को, वो इसलिए कि जिससे वो भी युद्ध में शामिल हो जाएं और कुल मिलाकर के ये बड़ा युद्ध बन जाए, जिससे ईरान ये कह सके अब शांति की बात करो, अमेरिका से कहो युद्ध को रोके, इजराइल को कोई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस उद्देश्य से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है वो कुल मिला के वहां सत्ता परिवर्तन के लिए है, उसका मुख्य। और ये सत्ता परिवर्तन जो है, इसकी वहां वो ये है कि उसकी एक पुख्ता शुरुआत हो जाए, उसके बाद जितना भी समय लगे उसमें हो जाए। यहां पे अब मुख्य बिंदु जो हमारे लिए चिंता का विषय होता है, क्योंकि हमारा 60% कच्चा तेल जो हम आयात करते हैं, हम लगभग 89% तेल आयात करते हैं। और हम लोग जो तो बहुत लगभग 50 लाख बैरल तेल प्रतिदिन हम आयात करते हैं और उसका 60% इन देशों से आता है जो खाड़ी के देश है। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से सारा तेल का आवागमन होता है, जो एक चोक पॉइंट है, अगर ईरान उसको बंद करने की कोशिश करता है
तो युद्ध बढ़ेगा। पहली बात तो उसको आसानी से जो है वो अमेरिका करने नहीं देगा, और अगर वो करने की कोशिश करता है तो सऊदी अरब कूद पड़ेगा। सऊदी अरब भी उसको नहीं होने देगा, और सऊदी अरब जो है वो बड़ी फौजी ताकत है, मिलिट्री पावर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक आज तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं करी गई। ईरान ने धमकी दी है, वहां जितने जहाज सबको धमकी दे दी है, रेडियो पे मैसेज दिया है कि इधर से मत निकलना, तो कोई निकल नहीं रहा है आज की तारीख में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसा वास्तव में वो करने की कोशिश करते हैं, हम बारूद बिछा देते हैं जिनको माइंस कहते हैं, वो फिर ऐसी स्थिति होगी कि फिर अमेरिका भी बीच में कूद पड़ेगा और ज्यादा, और सऊदी अरब भी कूदेगा, और हो सकता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कुवैत वगैरह वो भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो जाए। और ईरान ये नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, उसको पता है कि उसकी वो क्षमता नहीं है। तो मेरा मानना है ईरान की क्षमता जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। बहुत बड़ा युद्ध होगा वो वहां हो नहीं पाएगा। टॉप लीडरशिप वहां की जो है वो काफी हद तक मारी जा चुकी है। नई लीडरशिप का क्या रवैया है अभी उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं। अर्थव्यवस्था वहां की बहुत कमजोर, और जो वहां का बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो फौजी हो या गैर फौजी हो, उसको जो काफी हद तक तहस नहस करना, यही मुझे लगता है अमेरिका और उनका मकसद है। अब प्रश्न ये उठता है जो हमारे लिए अहम है कि तेल की कीमतों का क्या होगा। कल जब बाजार खुलेंगे, आपको पता है सबसे पहले बाजार टोक्यो में खुलता है, उसके बाद सिंगापुर, हांगकांग होता हुआ बंबई आता है। मुझे लगता है कि तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा, सोने की कीमत में भी उछाल आएगा, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की कीमतों में भी उछाल आएगा। बाजार बहुत परेशान है, क्योंकि बाजार सेंटिमेंट्स पे जाता है, बाजार डीप एनालिसिस नहीं करता, बाद में करता है। तो लेकिन उससे मुझे लगता नहीं हमें परेशान होना चाहिए। 6, 7, 8 दिन ऐसा रहेगा, लेकिन तेल की कीमत बहुत ऊपर चली जाए, इतनी ऊपर चली जाए कि वो नुकसान करने लगे, उसके लिए थोड़ा लंबा, अगर ऐसा 1 महीना चलती है तब बड़ा नुकसान होता है। लेकिन मुझे लगता है 8, 7, 8 दिन तेल की कीमतों में परेशानी आएगी, लेकिन चिंता होने की अभी कोई बात नहीं है, क्योंकि 7, 8 दिन में इनका ऑपरेशन, जो मिलिट्री ऑपरेशन है, ये खत्म हो जाएगा। और तेल की कीमत, क्योंकि कहीं से सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई डिसरप्शन अभी तक नहीं हुआ है, मांग कहीं से बढ़ नहीं रही, तो ये युद्ध के कारण होगा। और दूसरी तरफ इसके अगर हम, तो इसलिए कोई चिंता का विषय मुझे नजर नहीं आता, कम से कम अभी। अब कल क्या होगा, सिनेरियो कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, वो एक अलग बात होती है। दूसरी बात मैं यहां कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, कि अगर मान लिया ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाता है आज या 6 महीने बाद या 1 साल के बाद, और जो नई सरकार आती है वहां पे, वो कट्टरवादी रवैये को छोड़ देती है, जो सबकी मांग रही है, अमेरिका की भी और इजराइल की भी। अगर वहां ऐसी सरकार आती है जो कहती है बहुत हुआ, अब हम दुनिया को नए नजरिए से देखेंगे, और वो अपने बाजार और अपना तेल और गैस, क्योंकि ईरान धनी देश है, रिच कंट्री है, ऑयल एंड गैस की जो उनके पास संपदा है वो गजब की है, जबरदस्त है। वो ईरान जैसा कंट्री गरीब, वो समझ में ही नहीं आता। तो वो जो अगर ऐसी सरकार वहां सत्ता में आ जाती है जो अपना ऑयल एंड गैस सेक्टर को खोलती है, निवेश आमंत्रित करती है, दुनिया तैयार बैठी है वहां निवेश करने के लिए, भारत भी तैयार बैठा है। हम बिलियंस ऑफ डॉलर की निवेश करने की पेशकश हमेशा करते रहते हैं, और अमेरिका भी आएगा, जापान भी आएगा, पूरी दुनिया आएगी, चीन वगैरह तो पहले ही पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के उससे क्या नतीजा होगा कि आज वो 40 लाख बैरल तेल का प्रतिदिन उत्पादन करते हैं, वो 40 की जगह 60 हो जाएगा, आने वाले समय में 80 लाख बैरल है। अर्थात ये कि दुनिया में जो तेल की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, आपूर्ति बढ़ जाएगी, दाम कम होंगे। और भारत जैसे देश जो है वो यही चाहते हैं कि तेल का दाम कम हो। अगर ईरान का तेल जो है, ईरान अपना कट्टरवादी रवैया छोड़ता है और ईरान का तेल बाजार में आता है, ईरान के खिलाफ कोई सैंक्शन सारी हट जाती हैं, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, खासतौर से तेल की अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर नहीं होगी।